Hello students, how are you? So in today's video we will start with class 8 science chapter 1, that is crop production and management. इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हम क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करने के बाद उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब आप हम सब बहुत पहले से बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमें फूड की ज़रूरत है। फूड हमें ऑटोट्रॉफ से मिलता है, हीटरोट्रॉफ्स अपना फूड ऑटोट्रॉफ से लेते हैं। हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? फूड की ज़रूरत हमें एनर्जी गेन के लिए है, क्योंकि हम इसी फूड से हम अपने सारे प्रोसेसेस जिनके लिए एनर्जी चाहिए वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमारा डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, इन सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो और वो फूड हमें कहाँ से मिलता है? ऑटोट्रॉफ से मिलता है। पहले क्या होता था, जब मानव जो है नोमैड की तरह घूमता रहता था, जब कोई एग्रीकल्चर नहीं करता था, कुछ भी मिल गया खा लिया पी लिया, कहीं भी रह लिया, तब तक तो ठीक था। लेकिन फिर धीरे धीरे सेटलमेंट शुरू हुई और एक ही जगह पर रह के ह्यूमन बींग्स ने जब प्रोडक्शन करनी शुरू करी किसी एक प्लांट की, उसको हमने क्या कहा? क्रॉप्स। और यहीं से शुरुआत हुई हमारे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाना, उनका रख रखाव करना, इसी को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। इंडिया जो है, अब आपको पता है कि बहुत बड़ा लार्ज वास्ट कंट्री है। अलग अलग टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर मिलता है ऑल ओवर इंडिया। तो इस वजह से क्या होता है, डिफरेंट काइंड की क्रॉप्स भी हमें बहुत आराम से मिलती हैं, डिफरेंट काइंड की क्रॉप्स मिलती हैं। तो मेजरली जो हमने इंडिया में क्रॉप्स ग्रो की गई हैं, की जाती हैं, उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। उनको हमने क्या कर लिया है? दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। दो कैटेगरीज हमारी वो हैं खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। कौन सी हैं दो कैटेगरीज? खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप कौन सी है? खारिफ क्रॉप हम जो है समर सीज़न में ग्रो करते हैं और उनका हार्वेस्टिंग हम अक्टूबर तक कर लेते हैं। और जो हमारी राबी क्रॉप्स होती है, उसका जो हम ग्रोइंग सीज़न है, उसको हम सोइंग सीज़न है, वो हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं और उसका हार्वेस्टिंग सीज़न समर सीज़न में होता है। मीन्स अप्रैल तक हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। जो हमारी राबी क्रॉप्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं पी, मस्टर्ड, लिंसेड, व्हीट, ग्राम। ठीक है। और जो हमारी खारिफ क्रॉप्स हैं उनके एग्जांपल हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ठीक है। इनको याद करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए, विंटर है, डब्लू विंटर, डब्लू से व्हीट, डब्लू से विंटर, और बाकी दूसरी हो जाएगी आपकी खारिफ, राइस। ठीक है। राइस के अलावा दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? एम, आर से आर एम, राइस को दूसरा नाम क्या है? पैडी। ठीक है। अब एग्रीकल्चर, अब छोटा मोटा तो हमारी जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है या किसी भी कंट्री की हम बात करें तो वहाँ के फार्मर्स अपनी पॉपुलेशन के लिए जो है प्रोडक्शन करते हैं। तो ये प्रोडक्शन जो है एट वंस नहीं हो जाती, सिर्फ एक ही स्टेप में ये प्रोडक्शन नहीं होती है, इसके लिए नंबर ऑफ़ स्टेप्स लगते हैं और इन स्टेप्स को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये कुछ 7 जो हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम दिए हुए हैं इन अ सीरियल ऑर्डर। इसी ऑर्डर में इनको फॉलो करना होता है सो दैट हमारा अच्छी प्रोडक्शन हो सके। ठीक है। सबसे पहले जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में हम फॉलो करते हैं दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो ये जो है 7 प्रैक्टिस हैं, 7 स्टेप्स हैं जिसको फार्मर्स प्रैक्टिस करते हैं और इसी ऑर्डर में फॉलो करते हैं और हमारे ऑल ओवर इंडिया के लिए क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब है? विदो कि हमें क्या करना है, अपनी क्रॉप प्रोड्यूस करनी है। क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए हमें उस सबसे पहले सॉइल में बीज डालना होगा। तो सॉइल में बीज डालने से पहले, मीन सीड डालने से पहले, हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है। सॉइल को प्रिपेयर हमें क्यों करना है? ताकि हमारी क्रॉप विदाउट एनी हिंड्रेंस, किसी भी रुकावट के बिना आराम से ग्रो कर सके।
ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम इसलिए करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, तो इसमें जो है आपको इस पैराग्राफ में ये 2 बातें दी हुई हैं कि हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों करते हैं और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम कैसे करते हैं। तो पुराने ज़माने में या पुराने टाइम में जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल थी, फार्मर्स कैसे करते थे, 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स या 2 टाइप की एक सोर्सेज समझ लीजिए, वो थे प्लो एंड हो। क्या थे? प्लो एंड हो। प्लो और हो से जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता था। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो है हम प्लोइंग करते हैं या टिलिंग करते हैं। प्लोइंग या टिलिंग का मतलब है सॉइल के अंदर सॉइल को ऊपर नीचे करना, सॉइल को हिलाना, सॉइल को ऊपर नीचे करना और फिर उसको लेवल करना, एक जैसा करना। ठीक है। ऊपर नीचे करने से क्या फ़ायदे होते हैं? ऊपर नीचे करने से एक तो उसके अंदर एयर जाती है, ठीक है, उसकी पोरोसिटी बढ़ती है, उसके जो पोर्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो पाएगा, एयर अंदर जा पाएगी, जो भी आप पानी डालेंगे वो भी अंदर जा पाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे अर्थवॉर्म्स इसमें ग्रो अच्छे से कर पाएंगे, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और जो हमारे टॉप सॉइल, इस जिसमें वो वाला लेयर ऑफ सॉइल जिसमें हम अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसको टॉप सॉइल कहते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नीचे चले जाते हैं, उनकी लीचिंग हो जाती है, जिसके कारण उनकी रूट्स, प्लांट्स की रूट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स को नहीं न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल पाते। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इस वजह से हमें जो है अपने उसको टॉप सॉइल तक वापस हमारे न्यूट्रिएंट्स जा सके, इसलिए हमें ये प्लोइंग और टिलिंग करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि जब हम प्लांट डालेंगे, हम अपना सीड डालेंगे तो हम उससे प्लांट्स ग्रो करेगा, प्लांट ग्रो करेगा तो नीचे रूट्स ग्रो करेगी, ऊपर स्टेम ग्रो करेगी। तो अगर आपकी सॉइल टाइट होगी तो रूट्स उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी नीचे की तरफ। अगर आपने सॉइल लूज़ कर रखी है, सॉइल आपने प्लो की हुई है, सॉइल आपने टिलिंग की हुई है, सॉइल की लेवलिंग की हुई है, तो रूट्स जो हैं आराम से पेनिट्रेट कर सकती हैं। ठीक है। तो सीड आराम से तभी ग्रो कर पाएगा जब सॉइल के अंदर कोई भी तरीके के, ना तो कोई पत्थर हो, ना सॉइल के गुच्छे इकट्ठे हुए हुए, उनको क्रम्स बोलते हैं। ठीक है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके का कुछ होगा तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा और हमें हाई यील्ड नहीं मिल पाएगी। तो हाई यील्ड लेने के लिए, हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए, इसके लिए हमें जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना पड़ता है, सो दैट हमारे एरेशन हो सके, मॉइस्चर कंटेंट अच्छे से इक्वली पूरे सॉइल में फैल सके, हमारा रूट्स पेनिट्रेट कर सके, अर्थवॉर्म्स ग्रो कर सके और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस हमारे टॉप सॉइल में आ जाएं और हमारे प्लांट्स उनको रूट्स के थ्रू ले सकें। इस वजह से हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम कैसे करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम करते हैं, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम कर सकते हैं प्लो की हेल्प से, हो की हेल्प से और ट्रैक्टर की हेल्प से। देखिए, प्लो और हो अगर आप यूज़ करते हैं तो यू नीड एनिमल्स। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? एनिमल चाहिए होगा जो उस प्लो को खींचेगा और पीछे से आप उस प्लो को पकड़ेंगे। और नीचे प्लो में क्या होता है, एक एक्सटेंशन होती है पॉइंटेड, जो मिट्टी को छीलती हुई चली जाती है, मिट्टी को खोदती हुई चली जाती है। ट्रैक्टर में क्या है, ट्रैक्टर में जो है लेबोरियस नहीं है, ट्रैक्टर लेबोरियस नहीं है, टाइम बचेगा और बहुत सारी ज़मीन या सॉइल एक साथ आप टिलिंग कर सकते हो। तो ये फ़ायदा है आपका ट्रैक्टर यूज़ करने का। यहाँ पर हमारा टाइम कंज्यूम होता है, यहाँ पर हमारी लेबर भी इतनी लेबर नहीं लगती है, टाइम कंज्यूम होता है और ये लेबोरियस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, अब हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर ली, बढ़िया अच्छे से सारे ईंट पत्थर, कुछ ग्रेवल्स ये सब थे उसको हटा दिया, लेवलिंग कर दी, सॉइल क्रम्स हटा दिए, एरेशन कर दी, मॉइस्चर भी थोड़ा डाल दिया ताकि हमारी जो सॉइल है वो वीक टाइट ना रहे, लूज़ हो जाए।
ठीक है, अपने न्यूट्रिएंट्स भी हम वापस अपने टॉप सॉइल में ले आए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सोइंग। नाउ व्हाट इज़ सोइंग ऑफ सीड्स। देखिए, सोइंग ऑफ सीड्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें कौन सा सीड डालना है, कौन सा सीड हमें डालना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो आप सीड्स डालेंगे वो हमेशा हेल्दी सीड्स होने चाहिए। अब आप कैसे पता करेंगे कि हेल्दी सीड्स कौन से हैं? हेल्दी सीड्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, उसके अंदर वाटर डाल के आपको सीड्स को डिप करके रख दें। देखिए, जो भी सीड्स आपके फ्लोट करेंगे ऊपर, वो सब क्या हैं, वो सब होंगे हॉलो सीड्स। वो सब क्या होंगे, हॉलो सीड्स होंगे। और वो सब हॉलो सीड्स होंगे। और जो नीचे बैठे सीड्स होंगे ना, जो नीचे जो फ्लोट नहीं कर रहे होंगे, वो होंगे हेल्दी सीड्स। आपको उनको ही लेना है और डिस्कार्ड कर देना है आपको हॉलो सीड्स को। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपको जो है कैसे सो करना। अब ठीक है, आपने सिलेक्शन कर लिया भैया, जो नीचे हमारे सीड्स बैठे वो हमारे अच्छे सीड्स हैं, उनको हमको लेना है। उसके बाद क्या करना है, उन सीड्स को लेकर अब आपको सॉइल में इक्वल डिस्टेंस पर और इक्वल डेप्थ पर आपको सीड्स को सो करना है। अगर आपने सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पे सो नहीं किया तो क्या होगा, जब प्लांट्स ग्रो करेंगे, वो सीड ग्रो करेगा, सीडलिंग बनेगी, रूट बनेगी, शूट बनेगी, लीव्स बनेंगे, ट्विग्स बनेंगी, सब बनेगा, प्लांट बनेगा, ग्रो होगा प्लांट के अंदर में। तो उसके बाद क्या होगा, उसमें ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। तो इसी ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने सीड को इक्वल डिस्टेंस पे ड्रिल करना है, इक्वल डिस्टेंस पर ड्रिल करना है। अब देखिए क्या है कि आपको जो है सीड को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बिल्कुल सॉइल के जस्ट ऊपर ऊपर ही नहीं, फर्स्ट लेयर पे, ऊपर लेयर पे आपको सीड्स को सो नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया है तो क्या हो जाएगा, या तो वो सीड जो है हवा से इधर ब्लोन अवे बाय द विंड हो जाएगा, या उसको कोई बर्ड खा जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी आपको सीड्स को सो नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी आपको सीड को सो नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में सीड को सो किया, तो क्या होगा, वो पेनिट्रेट करके नहीं आ पाएगा, रूट और शूट पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी सॉइल को और सीड मर जाएगा। ठीक है, अच्छा, पहले क्या होता था, अब इतना तो हमने पता कर लिया, इतना हमने पढ़ लिया, ये हमें पता चल गया किस तरीके का सीड लेना है और कितनी डेप्थ पे उसको ग्रो करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कैसे सीड को सो करना है। देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो है, पहले फ़नल की हेल्प से सीड को सो करते थे। ये दिखाया हुआ एक फ़नल है, फ़नल को जो है बरी कर दिया, पर बरी करते जाते थे सॉइल में और सीड्स को ऊपर से डालते जाते थे, तो फ़नल के थ्रू जो है सीड जो है अंदर चला जाता था। ठीक है, ये और बुलक्स से इसको करते थे। नाउ अब जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो है सीड ड्रिल मेथड। सीड ड्रिल मेथड्स में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे सीड्स बहुत सारी जगह पर एक साथ आप सॉइल में बरी कर सकते हैं, सॉइल में सो कर सकते हैं, बरी नहीं, सॉइल में सो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लेबोरियस नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, यहाँ पे टाइम सेव होता है, हमारी लेबर भी सेव होती है। तो अब हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी कर दिया, अब हमने क्या कर दिया, हमने अपना सीड सो भी कर दिया। नाउ वेट, अब उसको ढक दो, जहाँ पे सीड आपने सो किए हैं वहाँ से सॉइल को से उसको कवर करना भी ज़रूरी है, उसको ओपन नहीं छोड़ना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। थर्ड स्टेप हमारा होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। अब आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, सोइंग हो गया, अब क्या करना है, हमने फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स का एडिशन करना है। देखिए क्या होता है कि जब हम रिपीटेड यूज़ करते हैं ना अपने सॉइल का फॉर ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स, तो एक दो सीज़न तो ठीक है, आपकी मिट्टी, क्योंकि सॉइल में अपने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, अपने मिनरल्स हैं, वो प्लांट्स ले लेता है। अब आप बहुत एक दो सीज़न आपने जब क्रॉप्स को ग्रो किया तो ठीक है, लेकिन रिपीटेड अगर आप उसी सॉइल पे क्रॉप्स को ग्रो करते जा रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है, जिसके कारण क्या होगा, आपका प्लांट जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अब आपके प्लांट्स को नहीं मिल पाएंगे, आपकी सॉइल भी न्यूट्रिएंट्स
की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उससे प्लांट्स में भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए क्या किया जाता है, मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स डालने से क्या होगा, आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी सॉइल की और आपके प्लांट्स की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? मैन्योर्स जो हैं ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, जबकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं दे आर केमिकल्स मेड इन द फैक्ट्री, विच आर मेड इन द फैक्ट्री, दे आर मैन मेड। ठीक है। और इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल इसमें ज़्यादा होता है फर्टिलाइज़र्स में। जबकि मैन्योर आप कैसे बनाएंगे, आप एक गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे के अंदर आप काऊ डंग डालेंगे, गोबर, और उसके साथ आप लीफ वेस्ट और किचन वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, ट्रीज़ वेस्ट, इस तरीके की वेस्ट वाली चीज़ें उसमें डाल देंगे गड्ढे में। और एक ब्लैक कलर का आपको क्या मिलेगा, फिर कुछ दिन उसको छोड़ दीजिए, 15-20 दिन, 1 महीना छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको जो है एक डार्क कलर कंपाउंड मिल जाएगा, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस जो है हमारा मैन्योर में बनता है, फर्टिलाइज़र्स में हमारा ह्यूमस नहीं बनता। ठीक है। तो ये इसका एडिशन आप कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है, हम कैसे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉप रोटेशन। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ विल यू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो 2 मेथड हैं। एक तो आप और मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द सॉइल आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको मैन्योर यूज़ करना है या फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन से क्या फ़ायदा होगा, क्रॉप रोटेशन से ये फ़ायदा होगा कि हमें एडिशनली बाहर से कोई केमिकल नहीं डालना है। क्या होता है, ये जैसे 2 क्रॉप के सीज़न के बीच में आपने एक लेग्यूम क्रॉप्स डाल दी, एक लेग्यूम क्रॉप्स आपने अगर ग्रो कर दी 2 सीज़न के बीच में, तो उससे क्या होगा, जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं इनके रूट्स में जो हैं कुछ गांठें, नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिनके अंदर हमारा बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जिनके अंदर हमारा बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम डायरेक्टली नाइट्रोजन को फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78%, आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है, वो डायरेक्टली हमारा प्लांट पत्तियों की हेल्प से अंदर नहीं लेता, तो उनको रूट के थ्रू ही जो है नाइट्रोजन को अंदर लेना पड़ता है। तो वो नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, वो हमारा राइजोबियम फिक्स करता है। अगर हमने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाली हुई उस टाइम पर, तो तब भी हमारे प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगी, तब भी हमारे प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगी अगर हमने उस टाइम पे कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाली। तो आप 2 सीज़न के बीच में आप क्या करिए, आप एक लेग्यूमिनस क्रॉप बीच में डाल दीजिए, बीच में उगा दीजिए। तो जैसे एक बार वीट उगाई, वीट के बाद हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्टिंग के बाद अब आप क्या ग्रो करेंगे, अब आप ग्रो करेंगे लेग्यूमिनस क्रॉप, कोई भी जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, जितनी भी पल्सेस हैं, दालें हैं, ये सब फबेसी फैमिली के अंडर आती हैं और लेग्यूमिनेसी फबेसी फैमिली के अंडर आती हैं। तो ये सब जो है ग्रो होंगी, तो ये ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करके आपकी सॉइल की नाइट्रोजन बढ़ा देंगी, आपकी सॉइल की नाइट्रोजन बढ़ा देंगी और हमें सॉइल में नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक रिच होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल रिच होते हैं, मेटल रिच होते हैं, एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के ये रिच होते हैं। जैसे कि एनपीके, हमारे प्लांट को एनपीके की बहुत ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो जो हमारी मैन्योर होती है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम को नहीं दे पाती, दे आर डेफिशिएंट इन एनपीके। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट मैन्योर जो है किस में डेफिशिएंट होती हैं, तो मैन्योर डेफिशिएंट होती हैं एनपीके। एनपीके मतलब सिंबल पता होना चाहिए, नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, कम, के इज़ पोटाशियम। अब कैसे याद करें, पी और पी दोनों हो गए, तो पोटाशियम के लिए आप कम के और एम से याद कर सकते हैं। पोटाशियम में लास्ट एम आता है और के इसका सिंबल है, तो आप याद कर सकते हैं आराम से, पोटाशियम। ठीक है। तो यही आपकी एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है, क्रॉप रोटेशन के बारे में दिया हुआ है और आपके फर्टिलाइज़र्स के बारे में दिया हुआ है। सो ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अब एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। आपको पता है कि एक तो ये ऑर्गेनिक है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है,
इनसे पोरोसिटी बढ़ेगी, हमारी सॉइल की टेक्सचर बढ़ेगा, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा। और जबकि फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने से, रिपीटेड एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स से क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा। और जो ये आप फर्टिलाइज़र डालते हैं, ये पूरा का पूरा तो प्लांट लेता नहीं है, वहीं के वहीं रह जाएंगे। जो एक्स्ट्रा होगा, एक्सेसिव नहीं डालना है, जितनी अमाउंट ज़रूरत है हमारे प्लांट को उतना ही डालना है, जितना प्रिस्क्राइब्ड है, जितना एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं उतना ही आपको यूज़ करना है आपका फर्टिलाइज़र्स। लेकिन लोग सोचते हैं हम जितना डालेंगे उतना ज़्यादा हमें अच्छी यील्ड मिलेगी। नहीं, जितना प्लांट को लेना है प्लांट तो उतना ही लेगा। एक्सेसिव जो होगा वो वहीं पर लेयर्स में रह जाता है, सॉइल लेयर में वहीं पड़ा रहेगा, और उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होने लग जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होती चली जाएगी। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, और जो हमारा प्लांट नहीं ले पाएगा, तो वो वहीं पड़े रहेंगे और आपस में रिएक्शन करके कोई नया कंपाउंड बना लेंगे, दैट विल बी टॉक्सिक टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है। और जब अब फिर क्या होगा, बारिश हुई, वहाँ से वो लीचिंग शुरू हो जाएगी उन मटेरियल्स की, एलिमेंट्स की, और अल्टीमेटली दे विल कॉज वाटर पोल्यूशन व्हेन दे विल गेट डिसॉल्व्ड इन द वाटर और रिवर और पॉन्ड और एनी अदर वाटर बॉडी। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर दिया, हमने जो है क्या कर दिया, हमने सोइंग कर दी, हमने मैन्योर डाल दिया। अब हम पानी डालेंगे। नाउ द सप्लाई ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है हमारे प्लांट्स को। विदाउट वाटर तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब तो सप्लाई ऑफ वाटर जो हम दे रहे हैं, जो वाटर की सप्लाई हो रही है, जो वाटर देंगे हम आफ्टर सोइंग मैन्योर एडिशन के बाद, उसके बाद उसी को क्या कहते हैं, इरिगेशन। उसको क्या कहते हैं, इरिगेशन। और ये एक रेगुलर इंटरवल पे दिया जाता है। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपको किस सॉइल, किस प्लांट को कितना पानी देना है। एक तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की सॉइल कैसी है, किस सॉइल में कितना पानी देना है, कौन सा प्लांट कहाँ ग्रो किया जा रहा है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, और वहाँ की रेनफॉल क्या है। देखिए, अगर समर में आप किसी प्लांट को पानी दे रहे हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, और वही प्लांट को अगर आप विंटर में पानी दे रहे हैं तो आपको कम पानी देना पड़ेगा, क्योंकि विंटर में इवेपोरेशन कम होता है और समर्स में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो नाउ द व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर, हमें वाटर क्यों देना है प्लांट्स को वो पानी क्यों चाहिए। देखिए, प्लांट्स को पानी एक तो जर्मिनेशन के लिए चाहिए। अब आपने जो सीड डाला हुआ है ना, वो जर्मिनेट नहीं करेगा अंटिल एंड अनलेस यू गिव वाटर। ठीक है। अब आपके पास किचन में ड्राई सीड्स रहते हैं, वो वहाँ ड्राई रहते हैं तो वो ग्रो नहीं करते ना, लेकिन द मोमेंट यू गिव वाटर वो ग्रो करते हैं, उनको सीडलिंग निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं, तो इट मीन्स दे नीड वाटर फॉर जर्मिनेशन। वाटर इज़ असेंशियल फॉर जर्मिनेशन, वाटर असेंशियल है जर्मिनेशन के लिए। कि दूसरा ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए वाटर बहुत ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है। सो ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमें पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा वन मिनट, अब हम देखेंगे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड्स जो इरिगेशन के थे, पहले तो हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर क्या हैं। सोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से पानी मिल सकता है। पानी हमें मिल सकता है वेल से, मिल सकता है, वेल से मिलता है पानी हमें। और कहाँ से मिलता है पानी, बताइए। पानी हमें वेल से मिलता है, पॉन्ड से, रिवर, कैनाल्स, लेक्स, डैम्स एंड ट्यूबवेल्स। अब नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देखिए, 2 टाइप के मेथड्स हैं। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन यूज़ करते थे, अब हम कौन सा करते हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में यहाँ पर आपको कुछ
पिक्चर्स दी हुई हैं। दिस इज़ मोट, दिस इज़ चेन पम्प, दिस इज़ ढेकली, दिस इज़ राहत। तो ये पुराने में आपने देखा होगा जब कुएं से पानी खींचते थे तो दिस इज़ मोट, दिस इज़ कुएं से पानी खींचने के लिए एक पुली होता था, उससे रस्सी बंधी होती थी, तो वहाँ से हम खींचते थे और पानी ऊपर आ जाता था हमारे मटके में, या कोई भी वहाँ पर अपने जो बाल्टी डाली होती थी उसमें पानी भर जाता, तो इसको क्या बोलते हैं, मोट। ठीक है। दूसरा है हमारा चेन पम्प। अब ये एक पंप है, इस तरीके से पाइप बना हुआ है और ये जो है चेन इसके साथ लगी हुई है। आप इस चेन को खींचेंगे तो पाइप इस पानी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आदमी नहीं है खींचने के लिए, यहाँ पर इसको पत्थर से बांध दिया गया है, तो इसको कहते हैं ढेकली। जब भी आपको पानी चाहिए तो ये पत्थर से बांध दिया, पत्थर नीचे आएगा तो बाल्टी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसको ढेकली कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये, इसको यहाँ पर ऑक्स जो है इसको जितना घुमाएगा पानी आएगा, इसको क्या कहते हैं, राहत। ठीक है। दिस इज़ ट्रेडिशनल मेथड, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम है और एक ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर। ड्रिप में क्या होता है, जब हमारे ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी ग्लूकोज आता है, तो ऐसा ही है यहाँ पर भी, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आएगा। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है, शावर की तरह होगा। यहाँ पर क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम में देखिए इस पिक्चर में एक बड़ा पाइप है, एक बड़ा पाइप है, ये रहा बड़ा पाइप, बड़ा पाइप है ये। इस बड़े पाइप के साथ अटैच्ड हैं आपके छोटे पाइप 90 डिग्री पे, ये देखिए 90 डिग्री पे ये छोटे पाइप हैं। इन छोटे पाइप के साथ ये नोजल्स लगा हुआ है। इन छोटे पाइप के साथ क्या है, ये नोज़ल जो है रोटेट करता है, और जब आप यहाँ से पानी ऑन करेंगे बड़े पाइप में से, तो पानी यहाँ पर सारे पाइप्स में जाएगा। नोज़ल जो है रोटेट करता है, चारों तरफ घूमता रहता है, तो चारों तरफ आपका पानी गिरेगा नीचे। देखिए आप क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं। अच्छा, ड्रिप सिस्टम में देखिए, ड्रिप सिस्टम में देखिए यहाँ पर जो है एक बड़ा पाइप है, बड़ा पाइप है, बड़े पाइप के साथ बड़े पाइप के साथ जो है छोटा पाइप लगा हुआ है। बड़े पाइप के, ये बड़ा पाइप है, ये छोटे पाइप लगे हुए हैं इसके साथ। अब ये जो पाइप है ना ड्रिप सिस्टम में, ये डायरेक्टली आपकी सॉइल के साथ, सॉइल में पानी डालते हैं, मीन्स रूट्स में पानी डालते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि पानी की वेस्टेज नहीं होती, पानी इधर उधर नहीं जाता है, डायरेक्टली रूट्स में पानी जाता है और हमारी पानी की मैनेजमेंट होती है, पानी सेव होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली पानी हमारी रूट्स में जाता है और इधर जो हमारा पानी है वो स्प्रिंकल मेथड से स्प्रिंकल होके जाता है। तो यहाँ भी बहुत सारा प्रेशर से पानी नहीं आता। स्प्रिंकलर जो मेथड है ये हमारी कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब देखिए आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर दिया, इरिगेशन तक हम पहुंच गए। तो क्या होता है, जब सीडलिंग ग्रो करती है तो साथ के साथ उसके साथ कुछ वीड्स भी ग्रो हो जाती हैं। ठीक है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए, बिकॉज़ वो हमारी वीड्स जो हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ, हमारी वीड्स जो हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ क्या करते हैं, ये कॉम्पीट करते हैं। हमारी मेन क्रॉप के साथ वीड्स जो हैं कॉम्पीट करती हैं। तो उससे क्या होता है, वीड्स कॉम्पीट करती हैं तो हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, वो उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा, ओवर क्राउडिंग होगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, वाटर की कमी हो जाएगी, सनलाइट की कमी हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते भाई हमारी वीड्स, हमारी क्रॉप को कुछ हो,
उसका खाना, उसका पीना, उसके लिए जो चीज़ें रखी गई हैं, जो भी चीज़ें उसके लिए निर्धारित की गई हैं, उसको कोई और प्लांट ना ले जो कि हमारे किसी यूज़ का नहीं है। हो सकता है वो जो वीड्स हैं वो पॉइजनस हों, हो सकता है वो फार्मर्स के लिए भी पॉइजनस हो सकता है, सॉइल के लिए भी पॉइजनस हो सकती हैं, और वो हमारी मेन क्रॉप के लिए भी पॉइजनस हो सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि जैसे ही हमें पता चले कि वीड्स ग्रो हो रही हैं, हम उन्हें निकाल दें और हम उन्हें अप्रूट कर दें, इससे पहले कि उनका फ्लावरिंग सीज़न शुरू हो जाए और वो सीड्स बना लें और वो सीड्स जो हैं पूरी सॉइल में फैल जाएं और वीड ही वीड ग्रो हो जाए। उस स्टेज से पहले हमें वीड्स को वहाँ से निकाल देना है। अदरवाइज़ एक बार अगर उनके फ्लावर बन गए, सीड्स बन गए और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अब हम वीड्स को निकालते हैं, तो देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो वीड्स को आपको पहले ही निकालना होगा, वीड्स को आपको पहले ही निकालना होगा बिफोर देयर फ्लावरिंग सीज़न। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? या तो डायरेक्टली हाथ से निकाल दीजिए या खुरपी ले लीजिए, ठीक है, या हम केमिकली भी उनको हटा सकते हैं। दैट इज़ कि हम उनको वीडीसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? वीडीसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। वीडीसाइड लाइक 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। लेकिन वीड्स का जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो सकता है, वीडीसाइड्स का हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम वीडीसाइड्स यूज़ ना करें, हर्बिसाइड्स यूज़ ना करें। हम डायरेक्टली फिज़िकल मेथड से ही हमारी वीड्स को निकालें, ठीक है। और जब भी हम वीडीसाइड का यूज़ करें, ये प्रिकॉशंस के लिए ये बताया जाता है कि फार्मर्स को अपना दे शुड यूज़ मास्क। हो सकता है वो पॉइजनस हो सकता है टॉक्सिक हो सकता है उसमें वीडीसाइड में से कोई गैस निकले, कोई गैशियस कंपाउंड बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम जस्ट फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर हमें वीडीसाइड्स को जो है माउथ और ग्लव्स कवर करके हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अभी हमने आपसे जो बात कही है कि बिफोर फ्लावरिंग हमें निकाल देना है, ये वही लिखा हुआ है कि हमें बिफोर फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले ही हमें वीडीसाइड्स यूज़ कर लें या वीड्स को निकाल दें। देखिए प्रोसेस जो है ना, इस वीड को निकालने का प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं? वीडिंग। वीडिंग का मतलब ये नहीं है कि वीड्स को ग्रो करना ना, वीडिंग का मतलब होता है वीड्स को हटाना, ठीक है। अब वीड्स भी हटा दी, मैन्योर डाल दी, इरिगेशन कर दिया, सोइंग भी हो गई है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी हो गई। अब फटाफट अब आप ये प्रॉपर टेक केयर कर रहे हैं, ये सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, उसके बाद क्या होगा? हमारी क्रॉप ग्रो हो जाएगी और हम जो है आफ्टर इट, ये पूरा प्रोसेस होने में अप्रॉक्सीमेटली 4-5 मंथ्स लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है। लेकिन जो एक एवरेज जो है वो इतना ही टाइम लगता है, 4 to 5 मंथ। जैसे आपने अक्टूबर में वीट को ग्रो किया तो आप जो है अप्रैल तक उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 5 to 6 मंथ्स आराम से लग जाते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारी जो हार्वेस्टिंग स्टेज आती है। हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है हमारी जो क्रॉप ग्रो हुई, जो हमारा प्लांट ग्रो हुआ, उसको हमें काटना है, उसको हमें काटना है। और हम कैसे काटते हैं? हमें उसे काटना है या तो हम बिल्कुल ज़मीन से ऊपर उसको काट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। जब वो मेच्योर हो जाए तो वो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग जो है इसमें क्या होता है, जो क्रॉप्स होती हैं वो पुल की जाती, खींच ली जाती हैं क्रॉप्स को, और या हमें उसे पूरा का पूरा क्रॉप आप निकाल सकते हो विद द रूट्स। अगर रूट्स उसमें ही रहने दो, ऊपर ऊपर काट दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट, जो रूट और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको स्टेब्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सीज़न के लिए फार्मर्स क्या करेंगे? स्टेब्स और वो जो बच जाता है वहाँ पर वो उसको जला देते हैं और नेक्स्ट सीज़न के लिए, ताकि हमको सॉइल फिर से मिल जाए। उससे इस प्रैक्टिस से क्या है ना, एक तो सॉइल पोल्यूशन तो होता ही है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है और सॉइल फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये वाली प्रैक्टिस जो है जितना हो सके फार्मर्स को नहीं करनी चाहिए। हो सके तो पूरा का पूरा आप अपरूट ही कर लो, पूरी की पूरी हार्वेस्टिंग कर लो, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग हो गई,
अब तो हार्वेस्टिंग के लिए मशीन्स आ गई हैं जो हार्वेस्टिंग भी करेंगी, थ्रेशिंग भी करेंगी। थ्रेशिंग का मतलब होता है कि आपके सीड को निकालना, पूरा का पूरा जैसे सीड है ना, पूरा का पूरा ग्रेन है, पूरा का पूरा ग्रेन हम यूज़ नहीं करते। ग्रेन का जो छिलका होता है उसको हटा देना और सीड निकाल लेना, इसको क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। लेकिन अभी वहीं पर ही सीड पड़ा हुआ है और वहीं पर ही आपका छिलका भी पड़ा हुआ है। ये एक मशीन कर सकती है जिसको हम कंबाइन कहते हैं। ठीक है, हाथ से हम जो है हमारी फसल को क्रॉप को कैसे काटेंगे? विद द हेल्प ऑफ सिकल। सिकल की हेल्प से आप फसल को काट सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मशीन से करना है तो मशीन जो है उसको हम बोलते हैं कंबाइन। दिस इज़ द कंबाइन मशीन। ये क्या करती है? आपकी फसल को भी काटती रहती है। फसल के अंदर जो दाने होते हैं उनको उनके छैफ या शेफ जो भी बोलना चाहें, शेफ से अलग करती है। लेकिन इकट्ठा करती रहेगी ना ये, तो ये शेफ और दाने जो है ना वो एक साथ ही रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि आपको शेफ और दानों को अलग करना होगा। उस दानों को अलग करने का प्रोसेस फ्रॉम थ्रेश्ड शेफ, उसको हम कहते हैं विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है एयर प्रेशर से आप छिलके को अलग कर रहे हैं और दाने को अलग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने सबसे पहले हार्वेस्टिंग की, फिर थ्रेशिंग की, फिर विनोइंग की। हार्वेस्टिंग में हमने कटिंग करी, फसल की कटिंग करी। थ्रेशिंग में हमने क्या करा? थ्रेशिंग में हमने जो है आपके ग्रेन और उसके मतलब ग्रेन में से सीड को निकाल लिया, पूरे के पूरे ग्रेन में से सीड को निकाल लिया। अभी छेप भी वही हैं और ग्रेन भी निकला हुआ भी वही है। अब ये दोनों मिक्स हुए पड़े हैं। ठीक है, अब क्या करना है? एयर की प्रेशर से, एयर से हमें क्या करना है? छेप जो है ना वो हल्का होता है, इसलिए वो उड़ जाएगा और जो आपका सीड है वो रह जाएगा। तो शेफ की मदद से तो हमारा विनोइंग इस तरीके से होती है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा, अब ये सब हमने कर लिया, हमारे ग्रेन्स इकट्ठे कर लिए, हमारा सब कुछ कर लिया, हमने सारे ग्रेन्स आ गए हमारे पास। अब इतने लार्ज स्केल पे हम अपनी लार्ज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए बहुत लार्ज स्केल पे क्रॉप प्रोडक्शन करना होता है। तो वो जो क्रॉप प्रोड्यूस हुई, जो हमारा ग्रेन हमने इकट्ठा किया, अब उसका स्टोरेज करना भी ज़रूरी है। देखिए स्टोरेज कैसे कर सकते हैं? स्टोरेज करने के लिए या तो हम मेटालिक बिन्स का यूज़ कर सकते हैं या हम हमारे बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम मेटालिक बिन्स का यूज़ कर सकते हैं या बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जूट बैग्स जनरली यूज़ होते हैं और हमारे मेटालिक बिन्स यूज़ होते हैं। लेकिन जब हम लार्ज स्केल पे हमारे ग्रेन को हम स्टोर करके रखते हैं, इन ये रहे मेटालिक बिन्स, तो इन सब को क्या बोलते हैं? सिलोज़। क्या बोलते हैं? सिलोज़। और अगर हमें ग्रैंडरीज में करना है, ग्रैंडरीज में हम कैसे करते हैं? बैग्स में करते हैं। मेटालिक बिन्स में कर सकते हैं और बैग्स में कर सकते हैं। मेटालिक बिन्स में करेंगे, टंकियों में करेंगे, मेटल की टंकियों में करेंगे तो हमें सिलोज़ बोलते हैं, और अगर हम बैग्स में करते हैं तो इसको ग्रैंडरीज बोलते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, एक बात है कि ग्रेन्स को हमें स्टोर करने की ज़रूरत क्यों है? देखिए ग्रेन्स को स्टोर करने की ज़रूरत इसलिए है, अगर आप ग्रेन्स को प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन का मतलब है कि उसको कोई पेस्ट अटैक कर देगा, पेस्ट खा जाएंगे या इंसेक्ट खा जाएंगे या फंगस लग जाएगी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो बिफोर स्टोरेज हमें उसका मॉइस्चर कंटेंट घटाना है, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज़ करना है बिफोर स्टोरेज। ड्राइंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ड्राइंग नहीं करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी क्रॉप जो है ख़राब हो सकती है। तो हमारी मेहनत ख़राब ना हो, इसलिए हमें जो है
इसको पहले इसको स्टोर करने के लिए, स्टोर करने से पहले इसको ड्राई करना होगा। देखिए एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे जो फेस्टिवल्स रिलेटेड हैं हमारी हार्वेस्टिंग से, क्योंकि 5-6 महीने के बाद हमारे फार्मर्स जो हैं अपनी फसल देखते हैं तो दे बिकम हैप्पी, और उसी सेलिब्रेशन की, उसी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरीके से एक ही फेस्टिवल को डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है, मीन्स हार्वेस्टिंग के लिए। तो वो है हमारा पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या, बिहू। तो ये सब एक ही तरीके के फेस्टिवल्स हैं जिसमें जो पीपल हैं, जो लोग हैं, फार्मर्स हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं अपने फसल को, क्रॉप प्रोडक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमने स्टोरेज कर लिया कि हमें ड्राइंग करनी है, हमें पैसे बचाना है, हमें मेटालिक बिन्स में अपने इसको स्टोर करके रखना है, बैग्स, जूट बैग्स में स्टोर करके रखना है। मेटालिक बिन्स में कर रहे हैं सिलोज बोलेंगे, और हमारे ग्रैनरीज में कर रहे हैं तो जूट बैग्स में उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। ये एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है लास्ट में, इसका वैसे कोई बहुत यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी दिया हुआ है तो हम समझ लेते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि वो एनिमल जिससे हमें इधर मीट है अवेलेबल है, या एग मिल रहा है, या दूध मिल रहा है, या कुछ भी मिल रहा है, तो उनका रख रखाव करना, उनकी टेक केयर करना, उनको शेल्टर देना, उनकी हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करना, उनको फूड देना, उनको पानी देना, उनकी दवाई करना, ये सब चीज़ें किस में आती है? एनिमल हस्बेंड्री। तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू द समरी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। टिल देन, गुड बाय।